नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में विधि एवं न्याय देख रहे हैं, जिसका दूसरा और अंतिम पार्ट है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि है तो ऐसे पूरे 6 महीने के बहुत सारे करंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपके सामने उसी करंट को रखने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और आयोग के नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, आप किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस की क्लास हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है। इसीलिए क्योंकि आपको कभी भी इंटरव्यू से बाहर ना निकलना पड़े। पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में पूरे पटना में एकलौता संस्था श्योर सक्सेस है, जो आपके सब पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करते हैं। अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9015148776 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज आपके स्क्रीन पे जो है वो है आंध्र सरकार की अनुसूचित जनजाति को 100% कोटा देने पर सर्वोच्च न्यायालय की आपत्ति है। यह बहुत चर्चा में हमेशा रहता है। इस बार भी आंध्र सरकार ने जो है अनुसूचित जाति को 100% दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे आपत्ति दर्ज किया है। अब क्या है, इसको पूरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं करंट आपको पढ़ाता हूं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ करके पढ़ाता हूं। इसीलिए क्योंकि परीक्षा मंथन प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंक्लूड करके देता है, क्योंकि आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ा के हम आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं डिटेल से आपको समझाएं, जिससे प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर सके और मेंस भी आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को शिक्षक पदों पे 100% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। 1988 में शिक्षक के पदों पे 100% जो है आरक्षण जनजाति उम्मीदवारों के लिए लेने का निर्णय लिया था। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी गहराई में उतर के समझते हैं क्या है। ध्यातव्य हो कि 1988 में सरकार की अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण दिया गया। इस बात पर आपत्ति करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक पीठ ने एक गठन किया और इस पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के एक संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया कि कैसे आप 100% आरक्षण दे सकते हैं। अब आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संवैधानिक पीठ है क्या और क्यों गठन किया गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अभी तक जो भी बता रहे हैं सब मेंस के व्यू से ही बता रहे हैं आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) अब थोड़ा सा जो है थोड़ा देखिए कि 145(3) क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके तहत संविधान की व्याख्या के निहितार्थ में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल हो तो इसका जो विनिश्चय करने का अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई का प्रायोजन के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि संविधान के जो है अनुच्छेद 145(3) के तहत जो संविधान की व्याख्या में जो निहितार्थ है, यदि विधि का कोई भी सारवान प्रश्न शामिल हो गया इसमें, तो इसके अधीन जो है सुनवाई का प्रायोजन संवैधानिक पीठ का गठन किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जो है 5 न्यायाधीश शामिल होंगे। इसमें जो गठन किया जाएगा संवैधानिक पीठ, उसमें न्यूनतम 5, कम से कम 5 न्यायाधीश का होना अनिवार्य है। अब यह चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कम से कम जो संवैधानिक पीठ गठन किया जाएगा इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं। हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दे क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा कम से कम 5, ज्यादा जितना हो सके। चलिए, परंतु इसमें 5 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। अभी जस्ट बताओ, जैसे केशवानंद भारती केस में, अगर आप जानते होंगे केशवानंद भारती, यहां तो पूरा डिटेल नहीं कर सकता हूं, जानते ही होंगे क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ें और केशवानंद भारती नहीं, सॉरी पॉलिटी पढ़ें और केशवानंद भारती अगर नहीं समझे तो फिर ये कहीं ना कहीं गुनाह ही है। तो केशवानंद भारती के केस में पीठ ने 13 न्यायाधीश थे, इसमें टोटल जो थे वो 13 न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपत्ति उठाने का आधार क्या था, क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति उठाई, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके जानने की जरूरत है। न्यायाधीश अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन और MR शाह तथा अनिरुद्ध बोस ने इस आधार पर आंध्र सरकार को फैसले पर एतराज जताया। क्या 100% कोटा छात्रों या शिक्षकों को लाभ पहुंचाएगा?
तथा आंध्र सरकार ने इस बात का पता लगाने हेतु एक अधिक अध्ययन करने की मांग की, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि आरक्षण के लाभ समाज के जरूरतमंद तबके को मिल पाया है कि नहीं। उसके बाद ये जरूरत से ज्यादा अगर 100% आप दे देते हैं तो कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मानेगा, लेकिन इस पे परीक्षण करेगा, इस पे अध्ययन करेगा कि समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको वाकई में आरक्षण मिलना चाहिए, क्या उनको मिल पा रहा है ये 100% से। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपत्ति दर्ज होगी और ये मामला जो है समाप्त किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। यही कंडीशन हुआ है आंध्र सरकार में, उसके बाद मामला को रोक दिया गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, सार्वभौमिक विवाह योग आयु जो है निर्धारित संबंधी है कि कार्यदल, इसी के निर्धारित जो है कार्यदल है, इसको समझते हैं कि सार्वभौमिक विवाह है क्या और इसके योग में आयु निर्धारण क्यों ऐसी समस्या है या क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय के सार्वभौमिक विवाह योग आयु के प्रश्न को दायर एक याचिका का संज्ञान लेकर इस विषय पर गहन विश्लेषण हेतु एक विशेष कार्यदल को गठित कर दिया गया। किसके लिए, तो सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के लिए क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु, इसके लिए जो है गहन विश्लेषण के लिए एक कार्यदल को जो है गठित कर दिया गया है। अब क्यों गठित किया गया है और क्यों चर्चा में है सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते जाएंगे और इसकी समझ हमें धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। चलिए इसके प्रमुख बिंदु से पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यह विशेष कार्यदल महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु की समीक्षा करने के साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य पर भी इसके निहितार्थ का अध्ययन करेगा और 6 माह के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करेगा। कहने का मतलब इसमें यह है कि महिलाओं का जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु है उसकी समीक्षा करेगा। सबसे पहले जो सबसे कम मतलब मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए जो है महिलाओं के शादी के लिए, अगर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ऐसे आप तो लोग तो जानते ही होंगे। और इसकी आयु की समीक्षा करने के लिए मातृत्व स्वास्थ्य पर इसके निहितार्थ को अध्ययन करेंगे और यह भी पता होना चाहिए कि इनकी जो है जो मां जो बनती है तो कितनी इनकी एज होनी चाहिए उस टाइम पे। इसी पे जो है पूरी चर्चा होगी और बजट में भी इसका कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिला था। अब बजट भाषण के दौरान ही वित्त मंत्री ने सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के विषय पर चर्चा करते हुए कहा था कि 1978 में पूर्ववर्ती जो शारदा अधिनियम था के द्वारा निर्धारित विवाह योग्य जो थी आयु 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि बजट में जब वित्त मंत्री ने सार्वभौमिक विवाह योग्य पर चर्चा कर रही थी तो उन्होंने यह कहा था कि 1978 में जो शारदा अधिनियम है, ध्यान रखिएगा शारदा एक्ट, यह निर्धारित करता है कि विवाह का आयु जो है पहले 14 वर्ष था, लेकिन शारदा अधिनियम एक्ट आ जाने के बाद इसमें लड़कियों के विवाह को क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। गौरतलब है कि आधुनिक समय में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्तर पर भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और उच्च शिक्षा तथा कैरियर निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर सृजन कर रहा है। ऐसी स्थिति में मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, पोषण स्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब जिस तरीके से भारत दिन दुगना रात चौगुना, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, इस स्तर पर भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा और कैरियर का निर्माण के लिए महिलाओं के लिए भी जो है अवसर जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए और पोषण स्तर के सुधार करने की सबसे ज्यादा एक चैलेंज है सरकार के पास में और इसे पूर्ति करना बेहद जरूरत है। आइए थोड़ा सा और अंदर जाके कोशिश करते समझने की। याचिका का दावा है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर रूढ़िवादी पितरात्मक मान्यताओं पर आधारित था और इसका कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब यह है, इसमें यह दावा किया गया था कि पुरुष और महिलाओं के विवाह की जो कम से कम आयु होती है उसके अंतर जो होती है उसमें रूढ़िवादी पितरात्मक मान्यताओं पर, मतलब क्या है, जिस तरीके से पितरात्मक जहां पे पिता का ही सब कुछ चलता हो यानी पिता का ही सत्ता हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में जाके देखने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो वैदिक देख सकते हैं, वैदिक में तो खैर आ ही गया था पितरात्मक समाज, लेकिन अगर थोड़ा सा हड़प्पा में जाके देखने की कोशिश करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने की कोशिश करें तो वहां पे जो है मातृत्व समाज हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में भी अगर जाइए तो थोड़ा सा दिखता, उसके बाद जो है धीरे धीरे पितरात्मक समाज और आज 21वीं सदी में भी पितरात्मक समाज का ही गठन हो गया। हर घर में कहीं न कहीं
पिता का ही सब कुछ चलता है। तो ऐसे कंडीशन में ये कहीं न कहीं ये कहा जा रहा कि लोगों की जो है मानसिक रूढ़िवादी जो है उसकी वजह से ही कहीं न कहीं कोई इसका वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि महिलाओं को और पुरुष की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये जरूरी नहीं कि यही होनी चाहिए। अब याचिकाओं में महिलाओं के विवाह के हेतु निर्धारित 18 वर्ष की आयु को विरोध किया गया कि 18 वर्ष की आयु जो महिलाओं की शादी के लिए है इसके लिए बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है और उसे पुरुष के विवाह हेतु निर्धारित आयु के समान करने की मांग की गई है। यानी कि पुरुष की 21 वर्ष होता तो महिलाओं को भी 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए जो है ये याचिका को दायर किया गया है, इसकी मांग की गई है, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वाकई में ये सत्य पे भी आधारित खड़ा उतरता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ थी, एक्चुअली ये महिलाओं से रिलेटेड था तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में है, बजट में भी इसकी जो है उल्लेख किया गया तो इसलिए ये न्यूज़ जो है चर्चा में है। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, तब आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेटिव यानी देसी विवाह अधिनियम ये क्या है इसको समझिए, ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए और जान लीजिए। नेटिव देसी विवाह अधिनियम क्या था? विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास जो है बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ था। समाज सुधारक के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1872 में देसी विवाह अधिनियम को लाया गया। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से विवाह में बाल विवाह का प्रथा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था तो ऐसे कंडीशन में जो है विरोध होना लाजमी था। विरोध हुआ, उसके बाद समाज के सुधार में एक दबाव बनने लगा और बाल विवाह को प्रतिबंध लगाने के लिए कि किसी भी हालत में बाल विवाह को रोका जाए तो 1872 में देसी विवाह अधिनियम को लाया गया था। 1872 में, ध्यान रखना है। अब आते हैं सम्मति आयु अधिनियम। ये क्या है? सम्मति आयु अधिनियम, इसको थोड़ा सा समझिए। यह अधिनियम 1891 में, 1872 के बाद फिर से एक अधिनियम लाया गया 1891 में। यह एक पारसी समाज सुधारक वीआर मालाबारी ने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में जो है इसे पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष की से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर रोक लगा दिया गया था। कहने का मतलब ये कि ये अधिनियम जो है थी सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के व्यू से एकदम ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इसके परिणाम स्वरूप जो है इसके पारसी समाज के जो सुधारक थे, इनका नाम था बीएम मालाबारी ने लाया था सम्मति आयु अधिनियम। इसमें यह कहा गया था 1891 में पारित हुआ था कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर रोक लगाया जाए। नेक्स्ट आया, उसके बाद आया शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट आया। इसमें इस अधिनियम में समाज सुधारक हर बिलास शारदा के अथक प्रयास से, समाज सुधारक हर बिलास जो थे इनकी, हर बिलास शारदा इन्हीं के अथक प्रयास से 1930 में, पहले 1872 में, फिर 1891 में, अब 1930 में शारदा विवाह को पारित किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु के बालिका को विवाह जो है अवैध घोषित किया जाए। यानी लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे पहले इनकी विवाह होती है तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये शारदा एक्ट में कहा गया था। अब आते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या था? इस अधिनियम में बाल विवाह करने वाले के विरुद्ध जो है दंड का प्रावधान ला दिया गया कि अगर आप बाल विवाह निरोधक में अगर किसी भी तरीके से बाल विवाह करने वाले को जो है विरुद्ध दंड का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट आया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। यह 2006 में पारित किया गया। प्रगतिशील बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा इस प्रथा को रोकने के दिशा में काम किया गया था और इसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु के महिला को विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया जाएगा। कहने का मतलब अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष से पहले शादी हो जाती है और लड़के की 18 वर्ष से पहले शादी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं जो है कम आयु के विवाह को यानी कि बाल विवाह के रूप में परिभाषित की जाएगी, जिसके दंड का प्रावधान है, जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी लग सकता है। और ये कब आया था? 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये कहा जा रहा है, अभी जो बजट पेश हुआ है इसमें जो है हमारी फिनांस मिनिस्टर ये बोली है कि इसमें जो है लड़के और लड़कियों की उम्र को बराबर रख दिया जाए, यानी कि 21 वर्ष का लड़का और 21 वर्ष की लड़की दोनों का 21 वर्ष होगा तो उसी को मान्यता दिया जाएगा शादी के रूप में, नहीं तो ये बाल विवाह हो जाएगा। अब आगे जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे जब भी ये मुद्दा आगे बढ़ेगा तो आगे हम जरूर बताएंगे, अभी तक यही है।
वैधानिक प्रावधान क्या है? वर्तमान में पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो है 18 और 21 वर्ष निर्धारित किया गया। ये तो मैं आपको क्लियर ऊपर ही बता दिया हूं। विदित हो कि विवाह की न्यूनतम आयु एज ऑफ मेजोरिटी में जो भिन्न है वो लिंग जो है तटस्थ है। नेक्स्ट है इंडिया मेजोरिटी एक्ट 1875 में के अनुसार कहा जाए तो एक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वैधता प्राप्त करता। कहने का मतलब कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार यह कहता कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु हो जाता है, प्राप्त कर लेता, तो वो वैक्स कहलाता है, वयस्क कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप इसी के हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका ये लिए। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 महानगर लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली को लागू करने की घोषणा किया है। लखनऊ और नोएडा में, इसलिए चर्चा में आ गया। इस प्रणाली में प्रत्येक बल के नेतृत्व में एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्तर का ऑफिसर करेगा। इसका नेतृत्व जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल के स्तर का ऑफिसर ही करेगा। विदित हो कि उत्तर प्रदेश में यह पहला अवसर है जब किसी शहर में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू की जा रही है, और यह इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं तो यहां इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि कमिश्नरी सिस्टम है क्या, इसको समझते हैं। कमिश्नरी सिस्टम का अभिप्राय होता है उस क्षेत्र से होता है जिसकी निगरानी पुलिस कमिश्नर के द्वारा की जाती है। इसकी निगरानी जो होगी कमिश्नर सिस्टम की जो निगरानी होगी वो पुलिस कमिश्नर के द्वारा की जाती है, ना कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है। एकदम याद रखिएगा, पुलिस कमिश्नर के द्वारा की जाती है, अधीक्षक के द्वारा नहीं। यानी कमिश्नर और पुलिस के द्वारा की जाती है, सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस एसपी के द्वारा नहीं की जाती है। याद रखना आपको है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय होता है, याद रखिएगा। ये तो क्लियर है ना। 3 होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, और जो एक होता है वो संघ सूची होता है। ये एक केंद्र जो अपने बनाता है, खुद भी लागू करता है और राज्य पे भी देता है। संघ का मतलब है दोनों, केंद्र पे भी लागू होगा और राज्य पे भी होगा, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य पे ही लागू होगा। ये तो आप जानते हैं। 3 सूची होता है, इसमें जो है पुलिस जो है राज्य सूची का विषय होता है। राज्य सरकार किसी शहर को पुलिस कमिश्नर 2 तरीके से अधिसूचित कर सकता है। राज्य सरकार किसी शहर को जो है पुलिस कमिश्नर को 2 तरीके सूचित कर सकता है। एक अधिसूचना के द्वारा यानी कि नोटिफिकेशन के द्वारा, और दूसरा विधेयक यानी कि बिल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अधिसूचना के रूप में कार्यकारी आदेश यानी कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद विधानसभा को मंजूरी करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने के लिए अधिसूचना के तरीके को अपनाया गया। और ध्यान रखिएगा 2 तरीके से होता है, एक अधिसूचना के द्वारा और एक होता बिल के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है वो अधिसूचना के द्वारा ही तरीके से ही अपनाया गया है। जनसंख्या घनत्व को अधिक होने, कानूनी व्यवस्था की स्थिति में आपराधिक तरीके को जटिल होने पर राज्य सरकार कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व का अधिक होते जाना, कानूनी व्यवस्था की स्थिति में आपराधिक तरीकों को जटिल होना, राज्य सरकार कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया कि किसी भी हालत में अब जो है कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया जाए। मुंबई और दिल्ली की कमिश्नरी व्यवस्था की अध्यक्षता डीजी रैंक के ऑफिसर के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, डीजी रैंक के द्वारा, और यहां पे एडीजी रैंक के द्वारा किया जाता है। और अन्य शहर में जो है कमिश्नरी व्यवस्था अध्यक्षता एडीजी रैंक के द्वारा, और दिल्ली में डीजी और यहां एडीजी। बस इतना अंतर है और थोड़ा सा ध्यान रखना आपको है के ऑफिसर तथा छोटे शहरों में आईजी रैंक के या फिर कहे तो डीआईजी रैंक के ऑफिसर के द्वारा की जाती है। और जो छोटे शहर होते हैं वहां पे आईजी कहिए या फिर डीआईजी रैंक के ऑफिसर के द्वारा इसको किया जाता है। कमिश्नरी व्यवस्था में डीजी रैंक ऑफिसर का ऑफिस पुलिस कमिश्नर होता है। ऑफिसर जो होता है इसका डीजी का वो पुलिस ऑफिसर होता है, जबकि एसपी को डिप्टी पुलिस कमिश्नर यानी कि डीआईजी को जो है एडिशनल पुलिस कमिश्नर और आईजी को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये सब तो आप जानते होंगे, इसमें तो महारत होगा ही आपको हासिल। अब आते हैं पुलिस व्यवस्था जो है यह कैसे भिन्न है, पुलिस व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। पुलिस व्यवस्था पुलिस अधिनियम 1861, ध्यान रखिएगा 1861 पर आधारित है पुलिस व्यवस्था। अगर कभी पूछ देगा प्रीलिम्स में कि पुलिस व्यवस्था किस पे आधारित है तो आपको बताना होगा 1861 पर आधारित है। और इस व्यवस्था में जिले के सारी शक्तियां जिला अधिकारी के निहित होती। जिले की जितनी भी शक्तियां होती है वो कहीं ना कहीं जो है आईएएस ऑफिसर में ही निहित होती है। पुलिस अधीक्षक जिला अधिकारी को रिपोर्ट करता है। धारा 144 लागू करना, गिरफ्तारी को रोकना, क्या आदेश देना, ये सारी शक्तियां जो होती है वो जिला अधिकारी में ही निहित होती है। इसे पुलिस प्रशासन का द्वैध तंत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है कमिश्नरी
प्रणाली में पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता है। कमिश्नरी प्रणाली जो जहां पे लागू हो जाता है, अब कमिश्नर जो है जिलाधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता है, वो सीधे सरकार को रिपोर्ट कर देता है। अब जो है जिलाधिकारी से कोई मतलब नहीं, आप बने रहिए, जिलाधिकारी आपको नहीं कर सकता है कोई रिपोर्ट, वह सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगा और यह समेकित कमांड ढांचा उपलब्ध कराता है। यह व्यवस्था कमिश्नर को जवाबदेही तय करती है। अब जो है कमिश्नरी को यह व्यवस्था जवाबदेही तय करता है और साथ ही सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आरोप प्रत्यारोप का खेल को कम कर देता है। और साथ में पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन, ये दोनों का जो आरोप प्रत्यारोप उसका खेल को समाप्त कर देता है। अब सीधे सरकार से डायरेक्ट वार्ता होती है, अब जिलाधिकारी से नहीं होती है। विदित हो कि देश के बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित क्षेत्र तथा कुछ उत्तर पूर्व के राज्य को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था लागू की गई है। यानी कि बिहार में अगर पूछेगा, बीपीएससी दे रहे हैं, तो आपको बताना होगा पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, बस ध्यान रखना। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं न्यायिक दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है और आए दिन बहुत बड़ा चर्चा में रहता है। जैसे ही कोरोना के लिए प्रधानमंत्री ने अपना जैसे ही पीएम फंड बनाया, तो बहुत सारे जो विपक्षी दल थे, बहुत सारे जो मतलब मीडिया के रिपोर्टर थे, या बहुत सारे मतलब जो लोग थे कहीं न कहीं किसी संस्था से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन सवाल कर दिया था। उन्होंने आरटीआई से रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर ये क्यों बनाया गया था। तो इसलिए भी थोड़ा सा चर्चा में था और आए दिन हमेशा चर्चा में रहता। अगर देखा जाए तो पीपीएससी में आए दिन एक पता चला था कि एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनका क्या है मेंस हो गया था क्लियर, लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। जब उन्होंने आरटीआई डाली तो पता चला उनका मेंस क्लियर हो गया था। अब जो है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो खैर जो भी हो बात, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये चर्चा में है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ के द्वारा यह फैसला दिया गया कि न्यायिक दस्तावेज जैसे निर्णय की कॉपी या याचिका संबंधित जानकारी को सूचना के अधिकार 2005, कब आया सूचना का अधिकार, याद रखिएगा 2005 में, के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि न्यायिक दस्तावेज को सूचना के अधिकार से नहीं प्राप्त किया जा सकता है किसी भी हालत में। आप मांगिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके प्रमुख बिंदु को समझते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के बनाम गुजरात उच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में दिए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि न्यायालय के दस्तावेज का प्रमाणिक प्रतियां हैं वो प्राप्त करने के लिए न्यायिक के नियमों के तहत आवेदन किया जाना चाहिए। इन्होंने बताया था कौन, तो गुजरात उच्च न्यायालय ने। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय के नियम 151 में वैधता को कायम रखा, जिसके अनुसार निर्धारित फीस के साथ में आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदनकर्ता को दस्तावेज, निर्णय आदि प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। और यह भी कहा गया कि नियम 51 की वैधता को कायम रखा और इसके अनुसार जो निर्धारित फीस के साथ में आवेदन दाखिला करने पर आवेदनकर्ता को दस्तावेज कहिए या फिर निर्णय की प्राप्तियां जो है मिल जाएगी, अधिकार है। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले को आधार नहीं बनाया जो कि नवंबर 2019 में दिया गया था। कहने का मतलब कि अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार 2005 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसला को आधार नहीं बनाया था जो नवंबर 2019 में दिया गया था। इसके बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के उस फैसला का संदर्भ दिया था, 2017 के, जिसमें अदालत ने एक याचिकाकर्ता की इस बात की जानकारी देने से मना कर दिया कि उसकी याचिका क्यों खारिज की गई थी। इसको जो है बात को मना कर दिया गया था कि आखिर इसकी याचिका क्यों खारिज की गई। आरटीआई से डिमांड मांगा था, आखिर क्या वजह थी कि इसकी याचिका जो है याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया गया था, यह डिमांड मांगा था, उसी का ही हवाला दिया था। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत पर निर्णय क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ के एक निर्णय दिया जिसके अनुसार अग्रिम या फिर कहें तो पूर्व गिरफ्तारी जमानत की सुरक्षा किसी भी समय सीमा पर जो है सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्र और लोकतंत्र देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार से वंचित करना उचित बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ का एक निर्णय दिया जिसमें यह कहा गया कि आपको अग्रिम या पहले या उसके पहले जो गिरफ्तारी जमानत की सुरक्षा किसी भी समय सीमा पर सीमित नहीं हो सकती, किसी भी समय पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि स्वतंत्र और लोकतंत्र जो देश होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है जिसके मूल अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि अग्रिम जमानत क्या होता है। आए दिन न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं,
सब लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने सिखा दिया न्यूज़पेपर पढ़ो पढ़ें। लेकिन बहुत ऐसे टर्म होते हैं जो आए दिन हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा आप पढ़ते भी हैं लेकिन उसको गहराई से समझने की कोशिश कभी नहीं करते, क्योंकि आपको समय लगता है कि अरे टाइम तो फिक्स है, अब इसको कहां से ढूंढूं, कैसे मिलेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ज्यादा जरूरी सब कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ना है पूरे ठोस के साथ में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आइए अग्रिम जमानत क्या होती है इसको समझिए। अग्रिम जमानत मनमाने और झूठ मामले को रोकने के लिए किया गया एक ऐसा प्रावधान होता है। मतलब क्या है, अग्रिम जमानत जो होता है, जमानत वो मनमाने का है, मनमाने तरीके से या झूठ के मामले को रोकने के लिए किया जाता है। अग्रिम जमानत मतलब आगे का डेट आपको दे दिया गया। चलिए इसमें क्या होता है, आसानी से जो है डेट पे डेट, डेट पे डेट मतलब क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपका पढ़ते चला जाता है, जिसका संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। और इसका संबंध जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अग्रिम जमानत का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तत्वार्थ में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा प्रीलिम्स में कि अग्रिम जमानत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 22 के 22(2) में किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। अग्रिम जमानत क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय आपराधिक कानून के तहत आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता के धारा 438 के अंतर्गत जमानत का प्रावधान है। अग्रिम जमानत का इसमें क्या है, अंतर्गत प्रावधान किया गया और विधि आयोग ने अपने 41वें रिपोर्ट में इस प्रावधान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा भी की थी। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी पूर्व जमानत लेने की अनुमति देता है। मतलब क्या है कि गिरफ्तार पूर्व मतलब गिरफ्तारी के पहले, मान लीजिए कि आज आपकी गिरफ्तारी है, पता चल गया, तो इससे पहले आप जमानत वारंट ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि यह डेट जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। चलिए आइए समझते हैं कि अग्रिम जमानत रद्द करने के प्रावधान क्या है, कैसे ये रद्द हो जाता है, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी, क्योंकि लेने की तो प्रक्रिया मैंने बता दिया, क्या है अग्रिम जमानत वो भी मैंने बता दिया, आखिर ये रद्द क्यों हो जाता है इसको भी जानना जरूरी है। तो क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 493 अग्रिम जमानत को रद्द करने से संबंधित है। धारा 493 के तहत ही अग्रिम जमानत आपका रद्द हो जाएगा। पुलिस अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए न्यायालय जा सकती है और पुलिस जो है अग्रिम जमानत, आगे की जमानत को रद्द करने के लिए क्या करेगी, पुलिस सीधे कहां चली जाएगी, न्यायालय जा सकती है, या फिर न्यायालय स्वतः अग्रिम जमानत को रद्द कर सकती है, और या चाहे तो न्यायालय खुद ही जो है अग्रिम जमानत को रद्द कर दे सकती है। अब निर्णय का तत्वार्थ क्या है इसको समझिए। संवैधानिक भावना को पूरा करना इस प्रावधान का प्रायोगिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तत्वाधान को पूर्ण करता है, इसका संवैधानिक भावना को पूरा करता है। नेक्स्ट है, यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्यता पर आधारित है, और यह फैसला जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनिवार्यता पर आधारित है। राजनीतिक प्रतिशोध, औद्योगिक, व्यक्तिगत दुश्मनी के भी पूर्ति करने के लिए झूठे मामले को दर्ज किए जा सकते हैं, और इस फैसले ने इन मामलों को रोकने का उपबंध किया गया। कहने का मतलब है राजनीतिक प्रतिशोध हो या औद्योगिक हो, व्यक्तिगत दुश्मनी हो, इस सबको पूर्ति करने के लिए झूठे मामले को दर्ज किए जा सकते हैं, किसी भी झूठे मामले, और इस फैसले में इन मामलों को रोकना का उपबंध किया गया है। अगर गलत तरीके से आपको फंसाता तो इस फैसले से इसे रोका जा सकता है। निर्णय की पृष्ठभूमि क्या है इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के निम्नलिखित पृष्ठभूमियों को देखा जा सकता है। सबसे पहला एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, गुरु बख्श सिंह सबियावाद 1980 में हुआ था। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि समय और सीमिता अग्रिम जमानत पर रोक नहीं लगाया जा सकती है, परंतु न्यायालय ने जमानत हेतु शर्तें को तय कर सकता है। लेकिन जो है न्यायालय जमानत हेतु शर्तें को तय कर सकता है, बस इसको थोड़ा सा जानने के लिए ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सलाउद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद 1995 का मामला था। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत का प्रावधान को एक समय सीमा में सीमित किया जा सकता है, एक समय सीमा के अंदर ही सीमित कर दिया जाएगा। महात्रे केस 2010 में इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अग्रिम जो जमानत होगी उसकी समय सीमा पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें यह कहा गया कि जो अग्रिम जमानत है उसकी समय सीमा पे रोक भी लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत सीमित समय लिए नहीं है, अग्रिम जमानत जो है सो सीमित समय के लिए नहीं है, अतः अग्रिम जमानत के मुद्दे पर न्यायालय को एक अलग दृष्टिकोण है, अतः इसे संवैधानिक पीठ के द्वारा व्याख्यांकित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने समझा दिया। अगर मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से सबसे अलग हट के आप लिख सकते हैं। चलिए, ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगुरेसी अधिनियम विधेयक 2020 हमेशा चर्चा में है और इसको आइए अच्छे से समझते हैं। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेगुरेसी प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सेगुरेसी विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब विधेयक तो बन गया सेगुरेसी, अब ये क्या है विधेयक, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके उद्देश्य को जानते हैं। सेगुरेसी विनियमन विधेयक 2020 का उद्देश्य है कि व्यावसायिक सेगुरेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सेगुरेसी की अनुमति देना। यहां पे पूरा डिटेल से बता दूं कि ये पूरा न्यूज क्या है। सेगुरेसी मतलब क्या है, अगर किसी पुरुष और दाम्पत्य जीवन किसी का है, पति पत्नी है, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इनके शुक्राणु से किसी दूसरी महिलाओं के अंदर गर्भ में डाल के वहां से बच्चा को पैदा किया जा सकता है। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, ये दाम्पत्य को दे दिया जाएगा, आप ले सकते हो। तो एक तरीके से गोद लेने का व्यवसायिक है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो है ये करंट जो न्यूज है ये इसी के अंदर चलेगा। इसमें विधेयक कर दिया गया क्योंकि इसमें जो है गलत तरीके का सब जो है कारोबार हो रहा था। इसको देखते हुए इस गलत तरीके के कारोबार को रोकने के लिए और महिलाओं पे जिस तरीके से प्रभावित हो रही थी वो अपने दो पैसों के लिए कर रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने इसके लिए एक अधिनियम बना दिया। अब क्या है अधिनियम, इसको समझते हैं। प्रमुख बिंदु, नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा में पारित सेगुरेसी विधेयक 2019 को संशोधित संस्करण है। ध्यातव्य है कि विधेयक 2019 में राज्यसभा के प्रवर समिति को भेज दिया गया था। मंत्रिमंडल के द्वारा विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यसभा के प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल कर दिया गया था। विधेयक को भेज दिया गया, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सेगुरेसी जो है निषेधी होगी। निसंतान दंपतियों को नैतिक सेगुरेसी की शर्तों को पूरा करने के लिए सेगुरेसी अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद के लिए जो वाणिज्यिक सेगुरेसी है वो निषिद्ध होगी। और निसंतान दंपति जो अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, इनकी नैतिक सेगुरेसी की शर्तों को पूरा करने के लिए सेगुरेसी अनुमति दी जाएगी। अब नवीनतम विधेयक 2019 विधेयक करीबी रिश्तेदारों यानी कि क्लोज रिलेटिव्स वाले खंड को हटा दिया गया है, इसमें समाप्त कर दिया गया तथा अब यह विधेयक किसी इच्छुक महिलाओं को सेगुरेट मदर बनाने की अनुमति देता है। अब जो है इसमें किसी इच्छुक महिलाओं को ही सेगुरेट मदर बनाने की अनुमति देता है, जिससे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को के अलावा निसंतान भारतीय जोड़ों को लाभ प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये उन महिलाओं को दिया जाता जो विधवा हो गई या फिर तलाकशुदा हो गई है या फिर जो निसंतान है, ऐसे जोड़े को इनसे लाभ प्राप्त होगा। विधेयक के अंतर्गत प्रावधान क्या है, इसको समझिए। इस विधेयक में क्या प्रावधान रखा गया है। यह विधेयक सेगुरेसी से संबंधित प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सेगुरेसी बोर्ड एवं राज्य स्तरीय राज्य सेगुरेसी बोर्ड का गठन का प्रावधान करता है। और विधेयक के अनुसार केवल भारतीय दंपत्ति ही सेगुरेसी का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब क्या है, सिर्फ भारतीय दंपत्ति ही सेगुरेसी का विकल्प चुन सकते हैं और अदर दूसरे देश के नहीं चुन सकते हैं। यह विधेयक इच्छुक भारतीय निसंतान विवाह जोड़े जिसमें महिला की उम्र जो होगी वो 23 से 50 वर्ष, पुरुषों की उम्र 26 से 55 वर्ष हो, और यह नैतिक परोपकार सेगुरेसी की अनुमति देता। कहने का मतलब कि महिला की उम्र 23 से 50 साल होगी, 23 और 50 साल के बीच में होगी, तभी ये जो है इसके अंतर्गत जो है सेगुरेसी की मतलब बच्चों का फायदा ले सकती है दूसरी महिलाओं से, या फिर पुरुष का उम्र 26 से 55 हो, तभी नैतिक कार्य परोपकारी सेगुरेसी की अनुमति ये मिलता है इससे। यह विधेयक सेगुरेसी क्लिनिक के विनियमित करने का प्रयास भी करता है। सेगुरेसी इससे संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देश में सभी सेगुरेसी क्लिनिक को उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि इच्छुक दंपत्ति किसी भी स्थिति में सेगुरेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़ नहीं सकते। किसी भी हालत में इच्छुक दंपति किसी भी स्थिति में अगर सेगुरेसी से पैदा हुए बच्चे हो तो उसको छोड़ नहीं सकते। नवजात बच्चा उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चा उपलब्ध करवाएगा। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर सेगुरेसी बच्चा को किसी भी दाम्पत्य इसे छोड़ नहीं सकते हैं, और जो एक प्राकृतिक बच्चा का हक होता है अपने माँ बाप पे, वही हक जो होगा वो अधिकार रखेगा जो सेगुरेसी से पैदा हुए बच्चा है, वो भी वही अधिकार रखेगा। इस विधेयक में यह भी निहित है कि सेगुरेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके का लिंग का चयन करना जो है इसमें गलत होगा। यह विधेयक सेगुरेट मदर के लिए बीमा कवरेज सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता
करता, और ये विधेयक जो है सिगरेट मदर के लिए, जो सिगरेट हैं उनके लिए बीमा का कवरेज करता। और ध्यातव्य हो कि सिगरेट मदर के लिए प्रस्तावित बीमा कवर पहले के संस्करण में जो प्रदान किए गए 16 महीने से बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया। पहले 16 महीने था और अब जो है 36 महीने कर दिया गया। यह विधेयक निसंतान दंपतियों के लिए सिगरेसी की प्रक्रिया से पहले आवश्यकता और पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। चलिए, सार्वजनिक उपकरण में विकलांग हेतु 3% का कोटा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ऐसे विकलांग इसमें लिखा गया है, अब विकलांग शब्द का खत्म हो गया, आप लोग कभी विकलांग मत लिखिएगा, अब ये दिव्यांग हो गया है। ध्यान रखिएगा, दिव्यांग। हाल ही के देशों में दिव्यांग को, यहां विकलांग है लेकिन हम दिव्यांग ही बोलते हैं ताकि आपको आदत भी बना रहे और लिखने में भी। दिव्यांग को राहत प्रदान करने के लिए एक कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग को सार्वजनिक उपकरण में जो है पदोन्नति के संदर्भ में 3% आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया है, 3%। और न्यायमूर्ति रोहिंतम एमएफ नरीमन के नेतृत्व में गठित सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने प्रत्यक्ष भर्ती पदोन्नति दोनों क्षेत्र में विकलांगों के लिए जो है 3% का आरक्षण, ध्यान रखिएगा दिव्यांग का या विकलांग का 3% आरक्षण प्रदान करने का फैसला की पुष्टि की है। अन्य 2 जजों न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम वाली यह खंडपीठ जो है निसशक्त व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकार को संरक्षण और पूर्ण भागी अधिनियम 1995 के तहत संदर्भित इस प्रश्न का उत्तर दे रही थी कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थानों में ऐसे विकलांग व्यक्ति को उपरोक्त अधिनियम के दायरे में शामिल है। सरकारी पदोन्नति में जो है सरकारी पदों में पदोन्नति पाने के हकदार हैं, इन सब बातों को इसमें रखा गया। तो यानी कि अब जो है दिव्यांग के लिए जो है वो 3% का कोटा जो है सार्वजनिक उपकरण में लाने की सिफारिश कर दी गई है। तो आज का पूरा करंट अफेयर इसी के अंतर्गत था। मैं उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। विधि एवं न्याय इसका दूसरा और अंतिम था, हमने कोशिश किया बेहतरीन तरीके से समझा दूं। अब जो कल से स्टार्ट होगा वो अर्थव्यवस्था में हम आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इससे पहले दोस्तों आपसे मतलब एक हार्टली गुजारिश है कि जितनी मेहनत दिल से मैं करता हूं, प्लीज़ आप ज़रूर अपना कमेंट रखिए। ये मेरा आपसे मांगने का पूरा हक बनता है और आपका देने का भी उतना ही हक बनता है। और साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इससे मुझे डॉलर नहीं मिलता है, सच्ची बताता हूँ और दिल से बताता हूँ। इससे उन लोगों को मदद ज़रूर आप कर दीजिएगा जिनके पास में लाखों रुपया नहीं है, जो शहरों में जाके किसी संस्था में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर इस वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं तो आपके द्वारा किसी और की मदद हो सकती है। जैसे आपको अच्छा लगा, जैसे आपको बेहतरीन लगा, जैसे आपको लगा कि अब मुझे किसी संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से पढ़ के और आसानी से क्लियर कर सकता हूं, शायद ये वीडियो अगर शेयर कीजिएगा तो उनके दिल में भी ऐसा ही हो सकता है। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और नमस्कार।